Hello everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 7 ज्योग्राफी का, और ये ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। कौन सा है? एग्जैक्टली द कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका का लोकेशन, उसके फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, इवन वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, हम सब कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे और एक ही चैप्टर में सब खत्म कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर के साथ। बच्चों, इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहां पर 3 महीने तक सूरज ही नहीं उगता, जहां पर जेट स्पीड की प्लेन के साथ हवा कंपीट कर सकती है, और जहां पर पानी की एक बूंद गिरते ही वो बर्फ बन जाती है। जी हाँ, ऐसा ही है कुछ एंटार्क्टिका, बिल्कुल। तो ये सबसे ठंडा, सबसे हवादार और सबसे अजीब सा कॉन्टिनेंट है। तो आज हम चलेंगे एक थ्रिलिंग जर्नी पर जो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, बहुत ही एडवेंचरस है। और यहाँ पर पेंगुइन्स की मस्ती होगी, यहाँ पर वल्केनोज बर्फ के बीच से फटेंगे, और साथ ही साथ साइंटिस्ट अपनी जान पर रिस्क डालकर यहाँ पर रिसर्च करते हैं। तो जी हाँ, शुरू करते हैं एक एडवेंचरस मूवी के साथ। तो इसे एक मूवी ही समझ लो। तो सबसे पहले ग्लोब के साथ शुरुआत करते हैं। ग्लोब में देखते हैं एंटार्क्टिका कहाँ है। तो वैसे तो हमने सारे ही कॉन्टिनेंट्स पढ़ लिए हैं और सिर्फ एक बचता है हमारा अपना कॉन्टिनेंट एशिया, जो हम क्लास 8 में पढ़ेंगे। तो एक बार रिकॉल करते हैं कौन से कॉन्टिनेंट्स कहाँ पर हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं अमेरिका से। तो अमेरिका में सबसे ऊपर यहाँ पर आप देखोगे, दिस इज नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के साउथ में है साउथ अमेरिका। फिर हम ईस्ट की तरफ चलते हैं, तो ईस्ट में ऊपर है यूरोप और नीचे है ये बड़ा सा कॉन्टिनेंट अफ्रीका। फिर यूरोप के साथ ही बाउंड्री शेयर करता है नेक्स्ट कॉन्टिनेंट, दैट इज आवर कॉन्टिनेंट एशिया। तो ये है एशिया, और यहाँ पर आप एक नीचे छोटा सा कॉन्टिनेंट देख रहे हो, दिस इज द लास्ट रेड कॉन्टिनेंट इन क्लास 7, दैट इज द सेकेंड लास्ट रेड कॉन्टिनेंट, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। एग्जैक्टली। तो एशिया तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बाकी हमने पढ़ लिया है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो कॉन्टिनेंट कहाँ है देख रहे हो आप? मुझे तो दिखा ही नहीं। एग्जैक्टली, वो ऐसे दिखेगा ही नहीं, उसके लिए ग्लोब को ही उल्टा करना पड़ेगा। तो बिल्कुल साउथ पोल के इर्द गिर्द जो एक कॉन्टिनेंट है जहां पर बर्फ ही बर्फ है, दैट इज एंटार्क्टिका। और क्या आप जानते हो कि एंटार्क्टिका का मतलब क्या होता है? एंटार्क्टिका का मतलब होता है आर्कटिक सर्कल के ऑपोजिट। एग्जैक्टली, ये आर्कटिक सर्कल है और इसके ऑपोजिट क्या है? एंटार्क्टिका। क्या आपको याद है कि हमने पढ़ा था कि एंटीपोडल अरेंजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर देखा गया है हमारी अर्थ के ऊपर, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर एक तरफ पानी है तो दूसरी तरफ लैंड होगी। तो देखो, आर्कटिक सर्कल में आर्कटिक ओशन है सबसे ऊपर, यहाँ पर है पानी, तो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट साउथ पोल में है लैंड। कौन सी लैंड? कौन सा कॉन्टिनेंट? यस, एंटार्क्टिका। तो एग्जैक्टली इसी एंटार्क्टिका के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम मीनिंग जैसे हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि एंटार्क्टिका का मतलब होता है ऑपोजिट टू आर्कटिक। क्लियर? अब ये कहाँ पर है? ये है बिल्कुल नीचे साउथ पोल पर। तो ये जो हम एक कॉन्टिनेंट ऐसे बनाते हैं ना, यहाँ पर ऐसे बिल्कुल फैला हुआ, जो साउथ अमेरिका से अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया तक जाता है, वही है हमारा एंटार्क्टिका। इसके इर्द गिर्द तीन ओशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अब जैसे अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा होगा कि ऐसा सिर्फ एक लंबे स्ट्रेच में कॉन्टिनेंट है, लेकिन जब आप इसकी शेप पढ़ोगे ना, तो ये लंबा नहीं, ये ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप का एक कॉन्टिनेंट है। साउथ एक्सट्रीम्स ऑफ दीज ओशंस फॉर्म द सर्दर्न ओशन। ठीक है, तो ये बात मैं भी समझाती हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं इसको यहीं पर मार्क कर देती हूँ। तो देखो, एंटार्क्टिका है। एंटार्क्टिका के आसपास ना 3 कॉन्टिनेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ पर आओ। सो दिस इज इंडियन ओशन। ठीक है, तो यहाँ पर है इंडियन ओशन, यहाँ पर है ये वाला, ये जो पूरा ऊपर से नीचे तक है, दिस इज एटलांटिक ओशन, राइट। और ये हो गया पैसिफिक ओशन।
बात क्लियर हो गई। तो ये इसे नॉर्थ अटलांटिक यहाँ पर और यहाँ पर साउथ अटलांटिक भी बोलते हैं, बट ये पूरा एस शेप का, मतलब ऐसे है ये, अब इसको देखो तो ये ऐसे है, ये एस शेप का अटलांटिक ओशन है। ये तीनों ओशन, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियन, नीचे की तरफ जब इस हिस्से में एक साथ आकर मिलते हैं तो इसे हम सदर्न ओशन भी बुलाते हैं। बात क्लियर हो गई। तो ये तो है वो तीन ओशियन जो बिल्कुल आसपास है। अब आप बोलोगे तो ये तो सामने है, पीछे क्या है, लेकिन आप भूल रहे हो कि पृथ्वी गोल है। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो मैं हूं नॉर्थ अमेरिका के पास, ये है साउथ अमेरिका, और ये हमारा सबसे बड़ा ओशन है। कौन सा है ये? एग्जैक्टली पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन की एक बात बताओगे आप मुझे? पैसिफिक ओशन के पास ना एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज देखी गई है, रिंग ऑफ वल्केनोज। एग्जैक्टली यहाँ पर रिंग ऑफ वल्केनोज हैं। तो ये है पूरा पैसिफिक ओशन और नीचे है हमारा एंटार्क्टिका, राइट। अब हम ईस्ट की तरफ को चलते हैं। तो अब यहाँ पर ये एस शेप में एक ओशन है जिसे हम अटलांटिक ओशन बुलाते हैं, और इसके नीचे भी क्या है? एंटार्क्टिका है। चलो और घूम लेते हैं, यूरोप, अफ्रीका, अब हम एशिया में पहुंच गए, और यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। और ये वाला जो ओशन है, दिस इज कौन सा ओशन? हमारी कंट्री का नाम वाला ओशन, एग्जैक्टली इंडियन ओशन। तो ये है इंडियन ओशन और नीचे क्या है? एंटार्क्टिका, एग्जैक्टली। तो ये जो धरती है ना, ये गोल है। तो ये तीनों ओशन जो है ये ऐसे ऊपर की तरफ को हैं, और नीचे जब ये एक जगह मिल रहे हैं और दूसरी तरफ है एंटार्क्टिका, तो यहाँ पर इसे बुलाया जाता है सदर्न ओशन। क्लियर हो गया? तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ये जो हमारा कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका, ये ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप का है और इसकी एक नैरो एक्सटेंशन ऑफ लैंड है जो साउथ अमेरिका, ये क्या है? दिस इज साउथ अमेरिका। तो ये साउथ अमेरिका के टिप की तरफ को निकली हुई है। सो दिस इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, देन यूरोप, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट। और ये है एंटार्क्टिका। तो ये हो गए हमारे 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स। अब एंटार्क्टिका जो है ना, अब देखो ये ऑलमोस्ट सर्कुलर है, मैंने सर्कुलर नहीं बोला है, मैंने हमेशा ही बोला है ऑलमोस्ट सर्कुलर, और ये है वो उसकी एक टिप जो साउथ अमेरिका के टिप की तरफ जा रही है। तो ये एक टिप है इसकी, ठीक है। अब ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है ना, ये ग्रेटर, इसे हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, एक है ग्रेटर एंटार्क्टिका, एक है लेसर एंटार्क्टिका। ग्रेटर एंटार्क्टिका इसका ईस्टर्न पार्ट है जो बड़े साइज का है। तो ये वाला जो एरिया है इसे हम ईस्टर्न एंटार्क्टिका या फिर इसे हम ग्रेटर एंटार्क्टिका बुलाते हैं। वहीं पर लेसर एंटार्क्टिका या जो कि वेस्ट का छोटा सा पोर्शन है एंटार्क्टिका का, उसे हम बुलाते हैं एग्जैक्टली द लेसर एंटार्क्टिका और द वेस्टर्न पोर्शन। और इसके बीच में ना ये है वो ट्रांस एटलांटिक माउंटेन्स जो बेसिकली ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स जो एंटार्क्टिका को ईस्टर्न और वेस्टर्न हिस्से में डिवाइड कर रही हैं। जो बड़ा वाला हिस्सा है वो है ईस्टर्न और जो छोटा वाला हिस्सा है वो है वेस्टर्न एंटार्क्टिका। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सीज और वल्केनोज की। तो जैसे हमने बात की कि 3 मेन सी तो हमने पढ़ लिया जो नीचे मिलकर फिर सदर्न ओशन बना रहे हैं, ओशन, सी नहीं। अब हम सीज की बात कर रहे हैं। तो सी की अगर आप बात करो ना, तो यहाँ पर 2 मेजर इनलेट्स ऑफ वाटर देखे गए हैं। सबसे पहले वेल्ड सी एंड रॉस सी। तो देखो ये है वेल्ड सी और ये इसके ऑपोजिट है रॉस सी, ठीक है। कैसे याद रखोगे? याद रखना बड़ा सिंपल है। हमने बोला कि इसकी ना एक टिप निकली हुई है टुवर्ड्स साउथ अमेरिका। तो इसका मतलब है कि ऊपर की तरफ को, साउथ अमेरिका की तरफ को टिप के साथ जो हम सी बनाएंगे दैट विल बी द वेल्ड सी। और उसके ऑपोजिट एंड जो इस तरफ हमें ये एक कर्व सा देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो हम सी का नाम लिखेंगे दैट इज द रॉस सी। मुश्किल है याद रखना, अगर लगेगा तो आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना या फिर लर्न हब स्वयं में क्लास को बुक कर लेना, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपको मुश्किल लगेगा नहीं। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पीक की, दैट इज माउंट एरेबस। अब
ये जो माउंटेन पीक है ना, ये कोई ऐसी वैसी नहीं है। तो आपको याद है हमने अभी यहाँ पर क्या पढ़ा था, एक हमने ट्रांस एंटार्क्टिक रेंज पढ़ी थी ना, कहाँ पर पढ़ी थी, देखो ये पढ़ी थी हमने ट्रांस एंटार्क्टिक रेंज, करेक्ट। तो ट्रांस एंटार्क्टिक रेंज तो कहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट, तो एरेब्रस, तो ये वाला पोर्शन देखो, ये देखो रॉस सी और रॉस आइस शेल्फ है, यहाँ पर है ये माउंट एरेबस। तो माउंट एरेबस क्या है, माउंट एरेबस एक एक्टिव वॉल्केनो है जो रॉस सी रीजन में लोकेटेड है। और क्या आप जानते हो कि अंटार्कटिका का टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है, मतलब इतना लो, दुनिया का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट आफ्टर द लोकेशन, नाउ वी आर मूविंग अहेड to the physical features of Antarctica। सबसे पहले आइस कैप से शुरू करते हैं। तो अगर एंटार्क्टिका आइस कैप्ड नहीं होता तो ये दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट होता। जो आइस कैप्स हैं ये एक थिक लेयर ऑफ स्नो एंड आइस बना देती हैं, जिन्होंने परमानेंटली एंटार्क्टिका को कवर करके रखा है। और एंटार्क्टिका की जो आइस कैप्स हैं दे आर अप्रॉक्सीमेटली 2200 मीटर थिक, और ये दोनों ही सरफेस एरिया और हाइट को दोनों को में ही ऐड करती हैं। तो ये एरिया भी बढ़ा रही हैं और ये हाइट को भी बढ़ा रही हैं। देन कमिंग ऑन टू, क्योंकि ये आइस स्नो कवर्ड है पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट, तो इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। इट होल्ड्स द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ द फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का, मतलब अगर आप कुतुब मीनार को देखो ना, जो कुतुब मीनार की हाइट है उतने 6-7 और कुतुब मीनार ले आओ, उससे भी ऊंचा, उससे भी लंबी हाइट है, इतनी बड़े हाइट के आइस कैप्स हैं। और साथ ही साथ इनमें दुनिया भर का फ्रेश वाटर है, मतलब अगर ये पिघल जाए ना तो ये जो भी हमारी कोस्टल सिटीज हैं, जैसे मुंबई है, जैसे न्यूयॉर्क है, लंदन है, ये सब पानी के नीचे डूब जाएंगी। इनमें इतना पानी है, तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एंटार्क्टिका की बर्फ पिघल गई तो हम सब डूब जाएंगे, इतना पानी है यहाँ पर। देन अबाउट 70% ऑफ द अर्थ्स फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड इन एंटार्क्टिकाज आइस कैप। नाउ कमिंग ऑन टू द लैंड एंड माउंटेन्स, तो देयर आर नो कोस्टल प्लेन्स इन एंटार्क्टिका, कोई कोस्टल प्लेन्स नहीं है। आइस और स्नो कवर्ड है 98% ऑफ द लैंड, राइट। तो 98% लैंड स्नो आइस कवर्ड है। ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन रेंज है, ये देखो, जो ईस्ट और वेस्ट में इसको डिवाइड करती है। तो ईस्ट को हम ग्रेटर एंटार्क्टिका बुलाते हैं और वेस्ट को हम लेसर एंटार्क्टिका बुलाते हैं। अब ड्राई वैलीज की बात करें तो यहाँ पर आइस फ्री रॉकी एरियाज भी देखे गए हैं विच आर कवर्ड बाय द ग्लेशियर्स, और यहाँ पर कुछ ऐसी वैलीज हैं जिनमें लेक्स भी देखी गई हैं। देन कमिंग ऑन टू द एंटार्क्टिका का पेनिनसुला, तो ये पेनिनसुला क्या होता है, रिकॉल करो, मतलब एक ऐसी लैंड का पार्ट होता है जिसके 3 तरफ पानी है और एक तरफ वो मेन लैंड से मिला हुआ है। जैसे अब ये देखो, ये पेनिनसुला है, तो इसके 3 तरफ पानी है और ये वाला हिस्सा मेन लैंड से मिला हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड एज पेनिनसुला। सो टुवर्ड्स इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ अमेरिका, तो ये साउथ अमेरिका की तरफ पॉइंट करता है। और ये माना जाता है कि जो साउथ अमेरिका की, याद करो हमने एंडीज माउंटेन पढ़ी थी, तो ये माना जाता है कि ये साउथ अमेरिका की एंडीज माउंटेन का ही कंटिन्यूएशन है जो यहाँ पर आइस कवर्ड है। नाउ कमिंग ऑन टू द की फैक्ट्स, तो लिटरल मीनिंग जैसे कि हमें पता है एंटार्क्टिका का मतलब होता है ऑपोजिट टू द आर्कटिक। इसके पॉपुलर नेम्स हैं व्हाइट कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस। देन इट वाज डिस्कवर्ड इन 1820 और इसका लोकेशन है साउथ पोल बियॉन्ड 66.5 डिग्री लैटिट्यूड। अब देखो फिर से रिकॉल करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट भूल जाओ। तो सबसे मोटी लाइन आप यहाँ पर देख रहे हो, दिस इज इक्वेटर। इक्वेटर के 23.5 डिग्री ऊपर जाओगे तो क्या आएगा, कौन सी लाइन आएगी, आर्कटिक, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा। उसी के 23.5 डिग्री नीचे जाओगे, इक्वेटर के 23.5 डिग्री साउथ में जाओगे तो वहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आएगा। अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे 66
1.5 डिग्री पर साउथ पर जाओगे तो वहां पर आएगा आर्कटिक सर्कल। तो एंटार्क्टिका जो है ना वो बिल्कुल 66 डिग्री साउथ के नीचे है। मतलब ये आता है कौन से जोन में, फ्रिजिड जोन में, फ्रिज वाले जोन में, इसीलिए तो यहाँ पर ठंडी रहती है, इसीलिए तो यहाँ पर बर्फ पड़ी रहती है। नाउ द एरिया इट इज द 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इसका एरिया है 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। इसका हाईएस्ट पॉइंट है विंसन मैसिव which is 5140 meter in height. Then most active volcano है Mount Erebus में which is 3794 meter in height, और इसके important ratios हैं Rennick, Lambert, Emery and Felcher। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट सम अदर की फीचर्स, जहां पर हम मिनरल रिसोर्सेज की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ना 98% हिस्सा जो है वो आइस या स्नो से कवर्ड है। करेक्ट। तो यहाँ पर क्या कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज भी हैं? तो जी हाँ, साइंटिस्ट गए हैं, उन्होंने रिसर्च की है, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारी डिस्कवरीज भी की हैं। यहाँ पर गोल्ड, आयरन, जिंक, कोल, ऑयल सब कुछ मिलता है। वाइल्ड लाइफ, क्वेल्स, स्क्विड, व्हेल्स, सील्स, पेंगुइन्स और सी बर्ड्स मिलते हैं। और ह्यूमन इनहेबिटेंट्स, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन हाँ यहाँ पर टेम्परेरी सेटलमेंट्स हैं। जैसे साइंटिस्ट जाते हैं, वो अपना काम करते हैं और वापस आ जाते हैं। तो साइंटिस्ट अलग अलग कंट्रीज से जाते हैं सिर्फ अपना काम करने, लेकिन परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स यहाँ पर डेवलप नहीं हुई है। नाउ कमिंग ऑन टू द क्लाइमेट, तो क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है कि यहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा? नहीं, आप खुद ही मुझे बता पाओगे। तो चलो बताओ, मुझे कमेंट्स में लिखो कि मेरे बताने से पहले क्या क्या चीजें आपने यहाँ के क्लाइमेट के बारे में मुझे बता दी थी। तो जैसे हमने देखा कि एंटार्क्टिका सर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब यहाँ के सीजन्स ना एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से। तो देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंडिया का पता है ना आपको, मार्च से अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक गर्मी होती है, नवंबर से फरवरी तक ठंडी होती है। एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है एंटार्क्टिका में। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया में भी पढ़ा था, एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पर मार्च से लेके सितंबर अक्टूबर तक सर्दी रहती है, और फिर नवंबर से लेके फरवरी तक यहाँ पर गर्मी रहती है। लेकिन गर्मी भी कुछ खास होती नहीं है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं विंटर्स इन एंटार्क्टिका। तो विंटर्स होती हैं यहाँ पर अप्रैल से सितंबर तक। ठीक है। तो जब हमारे इंडिया में गर्मी है तो वहां पर ठंडी है। एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट्स देखे जाते हैं, जैसे कि -70 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देखा जाता है। मतलब फ्रिज भी इनके आगे बिल्कुल फेल है। और ब्लिज़र्ड्स आर कॉमन, जैसे कि इंटेंस कोल्ड होगी, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलेंगी और हेवी स्नोफॉल होगी, और 3 महीने तक तो सूरज देवता के दर्शन ही नहीं होंगे। मतलब बस एक कंटिन्यूअसली ट्विलाइट देखने को मिलेगी, लेकिन सूरज नहीं देखने को मिलेगा। देन अगर हम समर्स की बात करें तो नवंबर से फरवरी तक समर सीजन होता है। सन सेट ही नहीं होता है, मतलब 24 घंटे दिन ही दिन। कितना बोरिंग होगा ना वो भी। सो टेम्परेचर फिर भी फ्रीजिंग टेम्परेचर के नीचे ही रहता है। और ये जो पूरा हमारा कॉन्टिनेंट है एंटार्क्टिका, ये आर्कटिक ओशन से ठंडा रहता है। अब देखो, बोलने को तो ऐसा है कि यहाँ पर आर्कटिक ओशन है और यहाँ पर एंटार्क्टिक सर्कल है। अब बोलने को दोनों ही पोल्स पे हैं, ये नॉर्थ पोल पे है, ये साउथ पोल पे है। लेकिन जब लैंड पे हीट गिरती है ना, तो लैंड हीट को जल्दी ही रेडिएट कर देती है। मतलब वो हीट को होल्ड नहीं कर पाती है, राइट। वहीं पर अगर हम पानी की बात करें तो पानी ज्यादा देर तक इस हीट को होल्ड कर पाता है। इसी वजह से एंटार्क्टिका ज्यादा ठंडा देखा गया है। क्यों ठंडा देखा गया है? क्योंकि एंटार्क्टिका में मेजर पोर्शन लैंड है, यहाँ पर खूब सारी लैंड है, तो लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है, तो इसलिए यहाँ का टेम्परेचर जल्दी लो हो जाता है। वहीं पर आर्कटिक सर्कल में पानी है, यहाँ पर काफी सारा पानी है, तो पानी इस हीट को होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता एज कंपेयर टू द एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है। तो इसीलिए आर्कटिक सर्कल इज वार्मर एज कंपेयर टू द एंटार्क्टिक सर्कल।
बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाई सो कोल्ड। तो जैसे हम रीजन अभी देख ही रहे थे, लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है और एंड हीट्स, लैंड कूल्स फास्टर एंड हीट्स अप स्लोअर देन वाटर। तो ठंडी भी जल्दी होगी लैंड और गर्म भी धीरे धीरे होगी। वहीं पर नॉर्थ पोल में आर्कटिक ओशन है, वाटर बेस्ड है, तो यहाँ पर कम ठंडी होती है। साउथ पोल में एंटार्क्टिका है, ज्यादा लैंड मास है, इसलिए ये ज्यादा ठंडा रहता है, क्योंकि पहले तो गर्म होने में टाइम लगेगा और एकदम से बाद में ठंडी हो जाएगी, तो इसलिए ये एरिया ज्यादा ठंडा रहता है। रिजल्टिंग कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द अर्थ इज एंटार्क्टिका। नाउ कमिंग ऑन टू द पोलर डेजर्ट। अब ये पोलर डेजर्ट है। कैसे है पोलर डेजर्ट? क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ही कम स्नोफॉल देखी जाती है, मतलब 5 से 10 सेंटीमीटर एनुअल स्नोफॉल देखी जाती है और रेनफॉल तो ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। तो ये क्या है? ये डेजर्ट है, पोलर डेजर्ट है। नाउ कमिंग ऑन टू द वेजिटेशन। अब अगर हम वेजिटेशन की बात करें ना, तो एंटार्क्टिका में ना बहुत कम प्लांट्स ग्रो होते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा लैंड एरिया मेजरली स्नो से कवर्ड रहता है और पानी नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको हार्डली कुछ प्लांट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ के कॉमन प्लांट्स हैं मॉसेस और लाइकन्स, जो यहाँ पर ग्रो हो जाते हैं। बर्ड्स की बात करें तो यहाँ पर 40 डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स देखे गए हैं, मेनली नियर द कॉन्टिनेंट्स एजेस। तो जो कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के जो एजेस हैं, सिर्फ वहां पर बर्ड्स देखे गए हैं। एल्बेट्रॉस, क्रियॉन्स, गल्स, कॉर्मोरेंट्स एंड पेट्रल्स। करेक्ट। तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स हैं जो देखे जाते हैं, जैसे कि सील्स। तो सील्स, दी टाइप इंक्लूड्स फर सील और द एलिफेंट सील। दूसरे पेंगुइन्स आपको पता ही है। सिर्फ और सिर्फ पेंगुइन्स कहाँ पर मिलते हैं? यस, एंटार्क्टिका में। तो एंटार्क्टिका में पेंगुइन्स होते हैं, काफी बड़े होते हैं, विवर्ल्डिंग बर्ड्स। देन दे कैन स्विम, बट वो फ्लाई नहीं कर सकते। वो काफी ज्यादा नंबर में यहाँ पर मिलते हैं। लैंड लिव एंड ब्रीड ऑन लैंड, और ये बहुत ही अच्छे स्विमर्स होते हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह डाइव करके फटाफट फिश को कैच करके बाहर आ जाते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द ओशन वाइल्ड लाइफ। तो ओशन की वाइल्ड लाइफ की बात करें तो जो हमारा सर्दर्न ओशन है, राइट, तो पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन का नीचे वाला हिस्सा जहां पर ये सब मिलते हैं, तो वहां पर कुछ मरीन लाइफ देखी गई है, जैसे क्रिल, स्क्विड, एंटार्क्टिक कॉड, आइस फिश, प्लंडर फिश और वेल्स जैसे कि ब्लू वेल, humpback whale and the killer whale. So these are the different kinds of animals जो वाइल्ड लाइफ यहाँ पर देखी गई है। Now coming on to the mineral resources. तो mineral resources यहाँ पर काफ़ी हैं, कुछ हैं, नॉट बहुत सारे बट हैं, जैसे कि कॉपर, कोल, कार्बन ही होता है ये, देन आयरन एंड ऑयल, ऑल्दो बहुत ही कम क्वांटिटी में है लेकिन फिर भी है। अब चैलेंजेस क्यों हैं, राइट? तो चैलेंजेस यहाँ पर पता है क्या है कि हम इन मिनरल्स को यहाँ से ना इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। पहली बात है कि यहाँ पर थिक आइस शीट्स हैं, तो मतलब लैंड तक पहुँचने के लिए भी ना आपको खूब सारी खुदाई करनी पड़ेगी। देन डेंजरस आइसबर्ग्स हैं, अगर आइसबर्ग कहीं से क्रैक हो गया और आप जहाँ पर खुदाई कर रहे हो वहाँ पर आ गया तो देयर विल बी लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। देन रफ सी वेव्स देखी गई हैं, और जैसे कि मैंने शुरू में आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि यहाँ की हवा जेट इंजन के जो हमारे जेट्स होते हैं ना, उनकी स्पीड से भी compete कर सकती है, इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स यहाँ पर चलती हैं। नाउ व्हाट इज द फ्यूचर पॉसिबिलिटी? तो हो सकता है ह्यूमंस मे ओवरकम दीज डिफिकल्टीज और रिसोर्सेज कुड बेटर बी यूटिलाइज्ड इन फ्यूचर। तो ये है तो पॉसिबल, ये मतलब पॉसिबल है, लेकिन जिस तरह से हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और अब अगर हम एंटार्क्टिका में भी यही करते हैं, सो द वर्ल्ड विल चेंज थ्रू आउट। तो अगर वहाँ के आइसबर्ग्स, अगर वहाँ की बर्फ पिघल गई तो सारा का सारा लैंड मास अब आ जाएगा पानी में और हम सब पानी में डूब जाएंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द डिस्कवरी ऑफ एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका की डिस्कवरी हो चुकी थी 1820 में अर्ली एक्सप्लोरर्स से, जो मेनली हंटर्स और सीलर्स थे, लेकिन ना वो श्योर नहीं थे कि उन्होंने एक्चुअली एंटार्क्टिका को खोज निकाला है या नहीं, तो उनको कोई श्योरिटी थी नहीं। लेकिन इसका जो ट्रू साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन है वो 20th सेंचुरी में शुरू हुआ, और ये एक्सप्लोरेशन की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला जो आइलैंड एक्सप्लोरर और साइंटिस्ट थे जो सबसे पहले
शुरू हुआ दैट वाज लेड बाय कैप्टन स्कॉट, रॉबर्ट फैल्कन स्कॉट, जो ब्रिटिश नेवी में 1901 में इन्होंने शुरू किया। और यहाँ से शुरू हो गई एक बहुत ही जोरदार रेस जिसे बोला जाता है द रेस ऑफ द साउथ पोल। सो 1910 में कैप्टन स्कॉट ने ही सेट आउट फर्स्ट टू रीच द साउथ पोल। तो इन्होंने बोला कि मैं सबसे पहले साउथ पोल पहुंचूंगा। वहीं पर नॉर्वे के रोल्ड एमुंडसेन जो थे, उन्होंने पहले बोला था कि मैं नॉर्थ पोल को खोज निकालूंगा। बाद में उनको पता चला कि नॉर्थ पोल तो ऑलरेडी खोज चुका है, तो उन्होंने कहा कि चलो लेट्स चेंज द मिशन और अब चलते हैं साउथ पोल को ढूंढने। तो बस यही से ये रेस शुरू हो गई कि सबसे पहले साउथ पोल कौन पहुंचेगा। अब हुआ क्या कि 14 दिसंबर 1911 को एमुंडसेन की टीम पहले साउथ पोल पहुंच गई। उन्होंने स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया, उन्होंने अपना टेंट, फ्लैग और मैसेज लिख दिया स्कॉट के लिए स्पेशली और उसकी टीम के लिए कि हमने पहले ढूंढ लिया। अब एक महीने बाद 17 जनवरी 1912 को स्कॉट की टीम भी वहां पहुंच गई और वो वहां पर पहुंच के बड़े ही दुखी हुए क्योंकि वो इस रेस में हार चुके थे। अब हुआ क्या कि इस पूरी रेस का जो एंड था ना वो बहुत ही दुखद हुआ क्योंकि वहां पर बहुत ठंड थी, वो बहुत एग्जॉस्टेड थे एंड नाउ दे वर शॉर्ट ऑफ देयर सप्लाईज। इसकी वजह से स्कॉट और उसके लोग जो थे वो रिटर्न जर्नी में ही वहां पर खत्म हो गए, मर गए। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग आउट द ह्यूमन वॉइड जोन। वाई एंटार्क्टिका इज अ ह्यूमन वॉइड जोन। अब एंटार्क्टिका एक ऐसा लैंड मास है ना जो ऑलमोस्ट मतलब लैंड से ऊपर भी 4 किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, मतलब इतनी ज्यादा बर्फ है। सो डिस्पाइट ऑफ द थिक आइस इसे डेजर्ट बुलाया गया है क्योंकि होता क्या है कि बर्फ गिरती है, वो पिघलती नहीं है, वो बस वहीं जमी रहती है। तो यहाँ पर ये जो थिकनेस है ना बर्फ की ये बढ़ती जाती है। तो देयर इज वेरी लेस स्नोफॉल एंड रेनफॉल और कंडीशंस इतनी हार्श हैं, मतलब लिटरली कंडीशंस इतनी हार्श है कि बिटर कोल्ड है। यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, आइस शेल्फ्स हैं और आइसबर्ग्स ने इस एरिया को डोमिनेट किया है। ये हाईएस्ट हैं, ड्राइएस्ट हैं, विंडीएस्ट हैं, कोल्डेस्ट हैं और सबसे डिसोलेट कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर आज तक कभी भी परमानेंट रेजिडेंट्स हुए ही नहीं हैं। इट इज़ वेरी लेस एक्सपोज टू रॉक्स, कोई ट्रीज और श्रब्स नहीं है, हार्डली मॉसेस, लाइकन्स और एल्गीज। कहीं कहीं पर ये लिमिटेड सी वेजिटेशन देखी गई है। लोगों के रहने के लिए ये कंडीशंस बहुत ही डिफिकल्ट हैं। कोई परमानेंट रेजिडेंट नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई इकोनॉमी नहीं है, कोई इंडस्ट्रीज, टाउन, सिटीज, मतलब कुछ नहीं है, बस बर्फ ही बर्फ है। देन इंडिजिनस पीपल एंड द विजिटर्स। तो एंटार्क्टिका की आज तक कोई भी होता है ना कि शुरुआत के लोग, पहले लोग जो मेन पॉपुलेशन रही थी, इंडिजिनस पॉपुलेशन रही थी, वो कभी हुई ही नहीं। यहाँ पर दो तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं, एक है साइंटिस्ट, दूसरे हैं टूरिस्ट। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स आते हैं, वो अपने वर्क पे मतलब वर्क बेसिस पे काम करते हैं। ऑलमोस्ट 70 कंट्रीज से यहाँ पर साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने अपना पूरा यहाँ पर सेटअप किया है। गर्मियों में जब एंटार्क्टिका में गर्मी होती है हमारे विंटर्स के टाइम पर, तो वहाँ पर पॉपुलेशन 4000 तक पहुँच जाती है और वहीं पर सर्दियों में ये पॉपुलेशन सिर्फ 1000 तक रह जाती है। टूरिस्ट ने भी अब वहाँ पर जाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर कुछ 70 रिसर्च बेसिस हैं 30 डिफरेंट कंट्रीज से। सॉरी, मैंने नंबर गलत बोला था। इट वेरीज 4000 समर्स में, 1000 विंटर्स में होते हैं। यहाँ पर जोग्राफिकल स्टडीज, ग्लेशियोलॉजी, मेडिसिन एंड बायोलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस पे रिसर्च की गई है। और साथ ही साथ यहाँ पर सारा सपोर्ट स्टाफ जाता है, जैसे कि प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर्स और मैकेनिक्स, हर एक यहाँ पर जाते हैं। अब अगर हम टूरिस्ट और टूरिज्म की बात करें तो यहाँ पर टूरिस्ट शिप्स भी जाती हैं, एक्सपीडिशंस भी रेगुलरली होते हैं, मतलब जाते हैं टूरिस्ट, वो एडवेंचर के लिए जाते हैं। और यहाँ पर जो मेन ट्रांसपोर्ट है अक्रॉस द आइस, दैट इज द मोटर पावर्ड व्हीकल्स हैं। इन्हीं व्हीकल्स पे बैठ के लोग आइस के ऊपर ट्रैवल करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका। तो बिल्कुल सिंपल है ना, सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है ये, आई थिंक क्लास 7 का, और सबसे ईजीएस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ ऑल है ये। तो ध्यान से पढ़ लेना। इस पीपीटी का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोट्स बना लेना और अच्छे से पढ़ लेना। डाउट होगा आज क्वेश्चन सेक्शन पर पूछना या फिर लर्नो हब स्वयं के साथ क्लास को बुक कर लेना। I'll see you next time with the next video. Till then you all take care and as you all know, Learno Hub मतलब फ्री है पर बेस्ट है।